और ये छोटा सा जीवन अनंत यात्राओं को छूता हुआ है हर बार। और इसका पूरी तरह सदुपयोग हो, ये जितने भी गुरु लोग हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि किसी तरह से जो चेतना का ये विकास है ये रुके ना और गलत मार्ग की तरफ ना जाए। तो माध्यम कुछ भी चुना जाए, लेकिन चेतना का विकास है, चेतना विकास कर रही है। ये पहले भी कई बार शब्द आया है, और जैसे जैसे तुम गहरे जाते रहोगे तब तुम्हें ये चीज़ें आभास होने लगेंगे। आभास होने से क्या होगा कि बहुत चीज़ें तुम्हारी कट जाएंगी। बहुत चीज़ों में जो हम पढ़ते हैं, हमें लगता है ऐसा करना है वैसा करना है, ये चीज़ें कट जाएंगी जब आप देखोगे कि ये तो एक प्रक्रिया चल रही है, हम इसमें बिना बात क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कितना इन्वॉल्व होना ज़रूरी है कितना नहीं, ये थोड़ी समझ आ जाएगी। तो आज का सब्जेक्ट है मिड ब्रेन। ओजिमा में जोड़ा गया है, तो ये भी एक संबोधन है, जो भी नाम है संबोधन है। हमें इन प्रक्रियाओं को समझना है कि जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो एक बीज रूप में ही इतनी अपार संभावनाओं को दे दिया गया है, जिसको अभी हमने 20-30% भी नहीं छुआ। और ये संभावनाएं कहाँ से शुरू हुई? पेड़ पौधों से हो गए, पशु पक्षी से होते हुए मनुष्य। अभी मनुष्य ने बहुत विकास करना है। जानकारों का ये कहना है कि ये जो ब्रेन है इसका 10% ही यूज वो लोग जो बहुत लर्नेड होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो प्रयोग कर पाते हैं। तो जनरली हम इसका आम जीवन में जो प्रयोग करते हैं वो बहुत छोटा सा प्रयोग है, उसे भी बहुत विकसित किया जा सकता है। जिस तरह की मूवी आप देखते हैं काल्पनिक जो बन रही हैं, ये सारी संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। इस ब्रेन में इतनी संभावनाएं हैं, तो एक्चुअल में ये समझना है और ये भी जानना है तुम्हें कि तुम्हारी बहुत दृष्टियाँ खोलनी है। और जो हम काम करके जा रहे हैं, आपको उससे आगे का काम करना है, आने वाली पीढ़ी को उससे आगे का काम करना है, और ये हमेशा सतत चलता ही रहा है कि ब्रेन की बहुत संभावनाएं हैं। तो यहाँ तुम्हारी दृष्टियाँ खोलनी है। एक तो ब्रेन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो तैयार हुआ और वो उस बीज में ही था जो शुरू में चला, और उसकी एक इंटेलिजेंस है जो शुरू में बीज बना, जिसे हमने चेतना कहा है। अब उसने विकास देना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी उठता है कि हमने ब्रेन का बहुत विकास भी कर लिया, लेकिन ब्रेन तो फिजिकल है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाना है डेथ के बाद। जो भी प्रक्रिया जिस संप्रदाय में है, लेकिन ब्रेन तो डिस्ट्रॉय होना ही है। अगर हिंदू संस्कृति में जलाकर हो जाता है, मुस्लिम संस्कृति में जब दबाएंगे तो नीचे बहुत कीट पतंगे जानवर हैं जो सब खा जाएंगे। तो फिर विकास, तो यहाँ दोनों का विकास हो रहा है। हमें क्यों विकास करना है? ये ब्रेन तो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर हम विकास करना है, हमें अनंत यात्राएं छूनी है। तो कैसे प्रक्रियाएं उनको तुम समझ पाओ। तो विकास उस साथ साथ चेतना भी ले रही है। जब हम कोई चीज़ खोलते हैं, ये दरवाज़ा मैं खोलता हूँ इसकी चाबी से, तो ये खुल भी रहा है, एक दरवाज़ा खुल भी रहा है, और एक दरवाज़ा जो खोल रहा है उसकी समझ भी परिपक्व हो रही है। दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और ये प्रक्रियाएं हैं। जो मस्तिष्क विकसित हुआ वो अगले किसी जीव को जन्म देगा। यहाँ इसको ऐसे समझना है, जैसे बाकी तो और बच्चों के मम्मी पापा से मैं अवगत नहीं है। जैसे अनवर है, अब अनवर ने मान लो प्रैक्टिस की, जिम्नास्टिक की, तो उसने अपने ब्रेन का एक पार्ट खोला, अब उसने नए जीव को जन्म दे दिया। तो ब्रेन, वो जो ब्रेन आएगा उन शुक्राणुओं से, उन वीर्याणु से, उन अंडाणु से, उस ब्रेन में पहले से वो चीज़ है।
अब जो जीव उसमें आया, जो चेतना उसमें काम कर रही है, वो चाहे उसे खोले चाहे ना खोले, लेकिन उसमें तो वो सब चीज़ें हैं। खोलेगा तो वो जल्दी खोल लेगा, दूसरों को समय लगेगा। जो ये खोलेगा, रियासत, असद, आयसा, अब ये एक नया ब्रेन तैयार करेंगे। अब ये विकास ये थोड़े रुक गया, ये विकास बहुत बड़ा विकास थोड़ी हुआ, वो दरवाज़ा पहले से तुम्हारा ब्रेन तैयार था। अब तुमने और क्या कलेक्ट किया, अब तुम्हारे साथ दो चीज़ जुड़ गई, वो ब्रेन जो पीछे से आप लाए हैं और एक जो आपने डेवलप किया। ऐसे अनंत यात्राएं हमारी चल रही है। तो ये यात्रा इस चेतना की चल रही है, तो ये विकसित हो रहा, तो आगे बहुत विकसित होना है। तो साथ साथ ओजिमा के जो प्रशिक्षक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये नहीं हमें मिड ब्रेन सीख लिया, हमने कोई चीज़ क्रिएट कर दी, लोगों को दिखाया चमत्कार की तरह। नहीं, ये संभावनाएं और अनंत संभावनाएं हैं हमारी, हमें ही जानना है। यही नहीं, इससे भी अलग बहुत अनंत संभावनाएं हैं। तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए जो भी योगियों ने काम किए हैं, उसको एक संबोधन दिया, मिड ब्रेन। अब उसको समझ लेना है थोड़ा सा। दो ब्रेन मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी समझ, इंटेलिजेंसी काम कर रही है, तो जो हमारा राइट ब्रेन होता है, अभी संक्षिप्त में समझना है तुम्हें, वो बहुत इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है। जो भी हम हृदय से सोच के कार्य करते हैं, भावनात्मक या हृदय से जुड़ा होता है, उसमें हमारा अधिकांशतः राइट ब्रेन काम करता है। जब हम बहुत लॉजिकली किसी बात को कहना, बताना, समझाना, तर्क वितर्क करना, तब हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है अधिकांशतः। बाकी दोनों ब्रेन कनेक्टेड हैं, अधिकांशतः वो काम करता है। तो ये जो पूरा ब्रेन है हमारा, ये दोनों तरफ से 5-5 हिस्सों में भी बटा हुआ है, और उनके सारे कनेक्शंस हमारे हाथों की 10 की 10 उंगलियों में हैं। ये महत्वपूर्ण है जानना। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी है कि हम सारे काम अपने हाथों से करते हैं। जैसे ही हम हाथों से अपने काम करते हैं, तो नेचुरली हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता रहता है जर्नल चीज़ों के लिए, जो भी हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत संभावनाएं हैं, तो जो जो चीज़ें हम नहीं करते, कभी की है लेकिन हमने फिर उसे छोड़ दिया, वहीं से वो ब्रेन हमारा जो सर्किट्स बनी है, वो धीरे धीरे डाउन होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ें करने को है, अब जितनी हमारी ब्रेन की संभावना है, उतनी ही हमारी संभावनाएं हैं, उतना ही हम विकसित होते हैं। तो ब्रेन के अंदर तो घुसा नहीं जा सकता। तो योगी जन कहते हैं, अगर आप हाथों की 10 उंगलियों पे काम कर लें, तो आप रोजाना ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। पूरे दिन तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम चाहे घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भी हमारा ब्रेन उसमें काम कर रहा है, हम चाहे बर्तन साफ कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लेकिन कभी कोई जो भी हमने काम चुने हैं, उतना ब्रेन हमारा काम कर रहा है। लेकिन योगीजन कह रहे हैं कि अगर हम रोज़ 10, 12, 15 मिनट बैठकर पूरे ब्रेन को ही हम अगर रोज़ एक्टिवेट करें, रोज़ उसको सर्किट को डैमेज ना होने दें, तो हम अपने हाथों पे कार्य करें। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा अंगूठा है दोनों हाथ के, ये जो हमारा फ्रंट में फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। यानी इसकी सारे जो सेंसर हैं, जो नाड़ियाँ हैं, जो कनेक्शंस हैं, जो सर्किट हैं, वो जो अंगूठे से जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे फ्रंटल लोब से जुड़े हुए हैं। और फ्रंटल लोब के नीचे जो माथे का पीछे का हिस्सा है, इसे हमारा प्रीफ्रंटल लोब बोलते हैं। ठीक है, ये जो वाला भाग है हमारे नीचे का, ये हमारी तर्जनी उंगली से जुड़ा हुआ है, इंडेक्स फिंगर से। ठीक है बच्चों, अब मध्यम उंगली है तो मध्य भाग, जिसे लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, ये इमोशनल पार्ट है हमारा सारा का सारा, ये मध्यम उंगली से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ये भी जानना है, इस उंगली में हमारी सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है।
ओजीमा का उद्देश्य ही है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें, कि तुम कई डायमेंशंस में काम कर रहे हो। तो इन मीटिंग्स का उद्देश्य यही है। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें खुलती हैं तो जर्नल बातचीत में नहीं खुलेंगी। तो ये जो मिडिल फिंगर है, इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है हमारी। आप कभी किसी को हील करें तो इस फिंगर का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो ये अनामिका हो या रिंग फिंगर, ये जो हमारा साइड का ये ब्रेन है यहाँ का, इससे जुड़ा होता है। टेम्पोरल इसे बोलते हैं यहाँ से। और जो पीछे का ब्रेन है, ये कनिष्ठा, छोटी उंगली से जुड़ी है। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बराबर ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसी पार्ट को जाके ब्रेन में वो छोड़ करके एनर्जी सर्किट बना रही है, कनेक्शन बना रही है, उसे खोल रही है, उसके हम परफेक्ट होते चले जाते हैं। अगर हम कोई भाषा बोलेंगे तो भाषा का एक अलग स्थान है, अगर हम क्रोध में आएंगे तो उसका अलग स्थान है, हम घृणा करेंगे या किसी से प्रेम करेंगे उसके एक अलग स्थान है। लेकिन क्या हम इसे पूरे ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो उसको नाम दिया गया मिड ब्रेन एक्सरसाइज या ब्रेन योगा। तो पांचों उंगलियों को इस तरह से योगियों ने तैयार किया है कि अगर हम इन पांचों उंगलियों के अभ्यास करें तो हम यहीं बैठे हुए अपने ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिवेट करेंगे। पूरी तरह से तो एक्टिवेट, जब निरंतर हम काम करते हैं उनके सर्किट बनेंगे और सर्किट बन के एक लेयर्स बन जाती है जिसमें तुम्हारी वो चीज़ें नेचुरल तैयार हो जाती है, जिसे बोल देते हैं तुम्हारा अवचेतन मन तैयार हो गया। पहले चेतन रूप से आप करते हैं, फिर वो अवचेतन का हिस्सा बन जाती है सबकॉन्शियस माइंड का। जब वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है तो स्वतः वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। लेकिन वो वही चीज़ें आपकी डेवलप होंगी जिन परिस्थितियों से आप गुजरेंगे। उससे अलग ब्रेन आपका की क्षमताएं कम होती चली जाएंगी जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे, जो चीज़ आपके जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप उस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए तैयार रखना चाहते हैं तो आपको ब्रेन योगा करना चाहिए कि कभी भी कोई परिस्थिति हुई तो मुझे बहुत प्रयास ना करना पड़े, ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म मेरा तैयार है, ठीक है। कि ये पूरा हमारा ये प्रैक्टिस का स्थान है, हमने यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए, अब हमने लगा के तैयार कर दिए, अब कभी भी हमें जरूरत पड़ी तो यहाँ तैयार है। तो ये तो हो गया ब्रेन योगा। और अगर ये कोई तैयार नहीं है और हम कभी इस तरफ आते हैं तो हमें यहाँ मैट्स लगाने, इक्विपमेंट्स लगाने, ये तैयारी करने में इतना समय लगेगा, फिर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो प्लेटफॉर्म हमारा तैयार रहे, उसके लिए ब्रेन योगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो तुम्हारे पहले कोर्स में वाइट बेल्ट में जोड़ी है, राउंडिंग फिंगर जिसका नाम दिया है, तो वो ये है कि हमें पांचों उंगलियों को जोड़ना है। बच्चों जैसे आप जोड़ेंगे कनेक्शन जुड़ेगा, आप देखो जोड़कर इसको बहुत प्रेम से, यहाँ पर एक सेंसेशन शुरू हो गया। तो सेंसेशन शुरू हो जाने से क्या होगा कि हमारा ब्रेन में वो धाराएं जो इनके लिए बनी हुई है वो जुड़नी शुरू होगी, दोनों ब्रेन्स की, ठीक है। अब ये दोनों ब्रेन्स हैं, इनके बीच में एक लेयर्स बनी हुई है। समय के साथ साथ वो लेयर्स दोनों तरफ एक तरह का पदार्थ इकट्ठा होता चला जाता है जो कम्युनिकेशन में बाधा करता है। तो हम ब्रेन योगा करके उसको एक लेयर्स को बनाते हैं, दोनों ब्रेन को आपस में कनेक्शन करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं तो दोनों ब्रेन हमारे एक साथ जुड़ जाते हैं। यही हमारा नमस्कार मुद्रा का उद्देश्य है कि जब हम नमस्कार मुद्रा भी करते हैं तब भी दोनों ब्रेन हमारे एक साथ जुड़ जाते हैं। दो एनर्जी हमारे पास काम कर रही है शरीर में, एक स्तरण ऊर्जा, एक पुरुष ऊर्जा, ठीक है, एक ठंडी ऊर्जा, एक गर्म ऊर्जा, और दोनों की हमारे शरीर में ज़रूरत है, ठीक है। भावनाओं के लिए ठंडी ऊर्जा की, कुछ एक्शन लेने के लिए गर्म ऊर्जा की, तो दोनों बराबर बैलेंस कर देते हैं हम लोग। अब ये ब्रेन योगा जब हम लोग करते हैं, जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है कि हमें इन चारों को तो जुड़े रहे और थंब को एक दूसरे की तरफ घुमाना है। तो ये बड़ा होश के साथ हमें घुमाना है कि इसे कोई भी चीज़ अगर आपको सबकॉन्शियस में परफेक्ट करना है, पहले उसे कॉन्शियसली करो, वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए, लेकिन आपकी कॉन्शियस ना खोए। तो उसे हमेशा होश से, तो जब जब भी अंगूठा टकराएगा और जब आप इसको दूरी बनाओगे और इसे चलाओगे, एक तो ये चल रहा है, एक मैं इसको चला रहा हूँ, तो आप उस ब्रेन के उस भाग पर, फ्रंटल लोब पर काम कर रहे हैं। और जब ये जुड़ रहा है
तो यानी कि उसकी सेल्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन उन्हें हम सेल्फ मेड में कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं कि वो अपने आप तरीके से स्वयं निर्णय ले सके। तो करते हुए तुम देखोगे कई बार ये अंगूठा टकराएगा, लेकिन आपकी फोर्स ये नहीं चाहिए अंगूठा ना टकराए। तो आप उस ब्रेन पे कंट्रोल पा रहे हैं। कौन कंट्रोल पा रहा है? आपकी कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपकी चेतना कंट्रोल पा रही है, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड फिंगर है जो प्री फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करना है। तो ये दूसरी क्रिया है जो हमें बच्चों को करानी है। बच्चों को कराने से इसमें ज़्यादा लाभ होंगे, क्योंकि अभी उनकी लेयर्स पे इतने प्रभाव नहीं पड़े हैं जो सामाजिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें बोलते हैं डर, धमकाना, किसी भी कार्य को करते हुए रोक देना, ये नहीं करना, ये करना है। और वो जितने भी इम्पैक्ट उसके ब्रेन पे पड़ते हैं उसके ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारी शिक्षा का है। जिस तरह की शिक्षा है, स्ट्रेस में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ब्रेन हमारा डैमेज होगा। जितना हम आनंदपूर्ण रहेंगे, बिना चिंताओं के रहेंगे, तो उतना ब्रेन हमारा स्वतः विकसित होगा। तो थर्ड है, इस पर आपको कंट्रोल पाना है। ये मिडिल फिंगर आपकी टकरानी नहीं चाहिए, टकराएंगे तो आपको बड़ा कॉन्शियसली इस पर काम करना है। और आपको ऐसे चलाना नहीं है, चलाना है कॉन्शियसली। मैं इसको चला रहा हूँ, अब इसको राउंड दे रहा हूँ, अब मैं इसको राउंड दे रहा हूँ। ये पूरी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। एक तो हमने ऐसे घुमा दिया, ये तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। एक मैं कर रहा हूँ, कॉन्शियसली कर रहा हूँ। हमारे मिडिल फिंगर है, ये हमारा लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करती है, ठीक है, वहाँ पे काम कर रही है। हमारे इमोशनल ब्रेन पे काम कर रही है। और फोर्थ फिंगर हमारे साइड के जो ब्रेन है उन पे काम कर रही है। और फिफ्थ फिंगर हमारा, ये जो अवचेतन शक्तियाँ हमारी, ये सब इससे जुड़ी हुई हैं, जो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर हैं। बहुत शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हमारे पास? तुम्हारे पिता की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे दादा की भी शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे परदादा की भी शक्ति तुम्हारे पास है। उससे पहले जब भी वो जहाँ से यात्रा शुरू हुई, जहाँ से तुम आगे बढ़ते आ रहे हो, वो शक्तियाँ भी अभी तुम्हारे पास हैं। जब तुम कोई पशु पक्षी के रूप में थे, वो शक्तियाँ भी अभी तुम्हारे पास हैं, ठीक है। जब तुम पेड़ पौधों के रूप में थे, वो शक्तियाँ भी तुम्हारे पास हैं। तो वो सब जाना जा सकता है। तो योगी लोगों ने जो जाना है अपने अंदर बैठकर कि कौन सी औषधि से कौन सा लाभ होगा, वो सारे अवचेतन शक्तियाँ हमारी। तो ये ब्रेन योगा है बच्चों। तो ये क्योंकि ओजिमा कई डायमेंशंस पे काम कर रहा है, तुम्हारे बच्चे कई तरीके से विकसित हों, तो ये उनको रोज़ाना कराना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है। ऐसे इसकी और एक्सरसाइजेज जैसे और हमारे कोर्सेज हैं, अलग अलग बेल्ट के हैं, उसमें बढ़ा दी जाएंगी, ताकि हमारे यहाँ से जो बच्चा निकले उसका ब्रेन पूरी तरह से विकसित हो। दूसरी बात बच्चों को ये समझानी है कि कम से कम स्ट्रेस लें किसी भी चीज़ में। माता पिताओं की ज़्यादा ज़्यादा मीटिंग्स लेनी है, उन्हें बताओ कि बच्चे पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। ये हमारी भ्रांति है कि हम ज़्यादा स्ट्रेस करके ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हम ज़्यादा स्ट्रेस करके हम ब्रेन को ज़्यादा डैमेज करते हैं अपनी। तो बच्चों को इस तरह से तैयार हो, काउंसलिंग दो, पर डर ना हो उसके अंदर। ये तुम्हें अभी से सीखना है। और कहीं ना कहीं बच्चों, डांट की बहुत आवश्यकता होती है। हर तरह का बच्चा है, लेकिन डांट का एक नियम है। अगर आप सुबह को डांट रहे हैं तो शाम को आपकी उस बच्चे के साथ काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। वो आपका बेटा भी हो, आपका छोटा भाई भी हो सकता है। ये सिखाना भी है। डांट पे ही अगर ख़त्म हो गई तो उस बच्चे के अंदर भय पैदा करेगी, डर पैदा करेगी, जो उसका विकास रोकेगी। या उसके अंदर अगर बच्चा नीडर है, उसके अंदर ऐसी उद्दंडता जिसे बोलते हैं, ऐसी शक्ति है कि वो विरोधी हो जाएगा। वो हर चीज़ का फिर विरोध करेगा, तो उसकी एनर्जी निगेटिव में चली जाएगी। कोई आदमी सही भी कह रहा है तो उसके विरोध में। कुछ बच्चे होते हैं वो गलत ही करते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं। तो विरोध वो करते हैं, वो साहसी तो है, पर उन पर डांट बहुत पड़ी है, बहुत धमकाया है, बहुत टोका टाकी हुई है उनके साथ, लेकिन वो डरे नहीं। तो वो उसको ऊर्जा को गलत तरीके से निकालते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हर काम करते हुए, आपको ये बहुत नोट करना है, गलतियाँ होगी। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। उनसे हर काम में गलतियाँ होती हैं। वो कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख जाएंगे, कुछ कर रहे हैं, बना रहे तो उनसे सही नहीं बनेगा, कुछ ठोक रहे तो सही चीज़ कोई ठोकी नहीं जाएगी। मतलब गलतियाँ उनसे बहुत होंगी, ठोकरे बहुत लगेंगी। वो बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत टोका टाकी हुई है, हकलाहट होगी,
अपनी बात कह नहीं पाएंगे, जिनको बार बार टोका टाकी हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं तुम्हें करना, ये नहीं, धमका दिया। लेकिन बाद में धमकाना तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप कोई भी धमकाएगा या डराएगा या समझाएगा तो वो उसके विकास के लिए कह रहा है कि गलत तो गलत है, लेकिन गलत की पूरी साइंस को बताना बच्चों को प्यार से, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो समाज में से ख़त्म हुई है। तो केवल उसे धमका के ख़त्म कर दिया। और बच्चे ने कोई प्रश्न किया, तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारी आज इतनी हिम्मत होगी, तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये संस्कृति में रहा है। मतलब जो नई संस्कृति है, पुरानी संस्कृति तो हमारी बहुत बोल्ड थी, हर तरह का अधिकार, हर तरह का प्रश्न शास्त्रार्थ होते थे। लेकिन बाद में जो आ गया ना, सम्मान तो रह गया दायरे, लेकिन काउंसलिंग खत्म होगी, उसमें हमारा बहुत विकास रुका है कि बच्चा नमस्कार करता रहा, झुकता रहा, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। फिर सम्मान तो आया। तो ये ध्यान रखना है, जो तुम्हें आगे बच्चे तैयार करने हैं, माँ बाप तक जो बात पहुँचानी है, कि बहुत सी बार ज़रूरी होता है थोड़ा डांट का सहारा लेना, लेकिन डांट आपकी शुरू तो हो, ख़त्म काउंसलिंग पे हो। बच्चे के अंदर से वो डर निकल जाए, बच्चे को ये एहसास हो जाए कि जो बच्चे को डांटा गया है, उस डांटने के पीछे उसका ही हित था, उसके ही हित में बताया जा रहा था, और उसे ये एहसास हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे बारे में बता रहे हैं। ये वाला पाठ पूरा होगा तो बच्चा गलत से बचेगा और विकसित भी होगा। और खाली हमने उसे डांट दिया, धमका दिया, उसके बाद कोई बात उससे नहीं करी, तो दो बातें होंगी, या तो बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाएगा, बच्चा जीवन में उसकी हमेशा सारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, या फिर वो बिल्कुल विरोधी तैयार हो जाएगा, हर चीज़ का फिर विरोध करेगा, उसका क्रोध हर चीज़ के डिस्ट्रॉय में जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो विकास करना है तो एक तो ध्यान रखना, जीवन में भय सबसे बड़ा बाधक है तुम्हारे विकास में। भय को हटाओ पूरी तरह से, और कोई भी भय उठे तो ये ध्यान रखो वो तुम्हारे अंदर कुछ विकसित करना चाह रहा है, उस भय से ही निकल के तुम उसको विकसित करोगे। वो भय तुम्हारा बहुत हितकर है, तुम्हारा मित्र है, उसको भय में ही मत रहने दो, उसको डेवलप करो सतमार्ग से, बहुत पोलाइट समझ के साथ उसे विकसित करो। भय मुझे क्यों लग रहा है, क्या कारण है, उसके साथ विकसित करो। तो बच्चों के साथ बहुत चीज़ें ऐसी हैं, अंधेरे से डरता है तो उसे वो जाने वो अंधेरा क्या है। भूत प्रेतों से बच्चे डरते हैं, क्या किसी ने भूत प्रेत देखा है? तुम कहानियों के आधार पे ही कह रहे हो, क्या कोई है? जब ऐसी समझ विकसित होती है, इतनी पब्लिक सुबह शाम रात दिन जा रही है आ रही है, लोग शमशान घाट पे भी रुके हुए हैं, शमशान घाट पे रहने वालों किसी को नज़र नहीं आया, तो कहीं कहानियाँ ही तो नहीं है ये। तो ऐसे विकसित करना है। तो ऐसे धीरे धीरे कई तरह की नॉलेज हमें बच्चों को देनी है। जब इनका पूरी तरह से ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो बच्चा बहुत विकास कर पाएगा। जो तुम्हारे माध्यम से जानी है, तुम्हारे माध्यम से चीज़ें जानी है कि हमें सिखाया जाता है समाज को बदलो। ये बहुत बड़ी गलत बात हमें सिखाई जाती है, जिसमें हम उलझ जाते हैं। समाज को कभी नहीं बदला जा सकता, अपने आप को बदलो, एक नए समाज को विकसित करो। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को विकसित करो, फिर अपने आसपास अपने बच्चों को अपने आसपास के वातावरण में विकसित करो, फिर ऐसे छोटे छोटे विकसित हो नए लोग। जो तुम गलत को देख के गलत को बदलने की कोशिश करते हो, उसमें बहुत ऊर्जा जाती है, उससे हमेशा बचना। कि चीज़ें होती ही रहेंगी। कितना बड़ा ओजिमा में कितने बच्चे विकसित हो चुके हैं, वो तो इनके हिस्से नहीं है। तो ऐसे एक बड़ा समाज हो जिसकी समझदारी हो, जो सही काम करने के लिए लड़ाई, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, 11:41 हो गए हैं।